गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में सीआरपीसी के जो बचे हुए कुछ कंटेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, हम लोग उनकी बात करेंगे। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 29 तक डिस्कस किया था, जिसमें मजिस्ट्रेट के दंडादेश के अधिकार थे। इसके पहले हम लोगों ने मुख्य मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनके दंडादेश के अधिकारों को डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, जो चैप्टर 4 का पार्ट होता है, जो चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। 37 चैप्टर हम लोग इसमें बात कर चुके हैं कि इसमें 37 चैप्टर हैं, जिनकी अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि प्रिलिमिनरी या इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जिसमें 5 सेक्शंस हैं। सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, जो कि 25A तक सेक्शन को कवर करता है। तो फर्स्ट चैप्टर 1 to 5 इंट्रोडक्टरी था। सेकेंड चैप्टर जो 6 से लेकर के 25A, 6 to 25A, जो कि आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स और ऑफिसेस के गठन पर निर्भर करता है। चैप्टर 3 न्यायालयों की शक्ति के बारे में होता है, पावर्स ऑफ कोर्ट्स, जो 26 से लेके 35, 26 to 35 चैप्टर 3 है, जो न्यायालय की शक्ति की बात करता है। अगर चैप्टर 4 की बात करते हैं तो चैप्टर 4 में 36 to 40, 36 to 44 चैप्टर पुलिस अधिकारियों की शक्तियां एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता। क्लियर? द पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ द पुलिस एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। चैप्टर 5 41 से शुरू होता है और आपका खत्म होता है 41 से लेकर के 60A तक। चैप्टर जो 5 पोर्शन आपका होता है, वो चैप्टर 41 से लेकर के 60A पे फिनिश होता है। और ये चैप्टर व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्टिंग, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अधिकारों से लेकर के शुरू होता है। उनको राइट्स क्या क्या मिलते हैं, उनकी बात करता है। किस आधार पर अपने को सुरक्षित या जमानती या गैर जमानती अपराध, यदि जमानती है तो जमानत कहां से, गैर जमानती है तो जमानत कहां से, इनके बारे में बात करता है। कौन कौन से आपको अधिकार यहां पर मिलेंगे। क्लियर? और बेसिकली ये सारे के सारे पोर्शन डिफिनेशन के आधार पर चलते हैं। अब चैप्टर 6 की अगर बात करें तो ये मिलता है प्रोसेस टू द कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, जो कि 61 से 86, 61 से 86 6। और अगर चैप्टर की पोर्शन की हम लोग बात करें 7 की, इसमें कुछ सबसेक्शंस भी हैं, जो 90 तक बढ़ जाते हैं। ठीक है? और अगर चैप्टर 7 की बात करें तो प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी चीजों को पेश करने की, पहले स्वयं को पेश करने की और फिर चीजों को पेश करने की जो आदेशिकाएं हैं, उनकी बात होती है, जो कि 91 से 105 के सेक्शन को कवर करता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की, जिनके सेक्शन को हम लोग लेंगे 39 से। क्लियर? सेक्शन 39, कुछ अपराधों की इत्तिला जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराधों की इत्तिला जनता द्वारा दिया जाना। अब देखो, यहां पर जो भारतीय दंड संहिता में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आईपीसी में 1860 के सेक्शन 45 सेक्शन 45 जो अपराध की संज्ञा में आता है, जिसमें अपराधों को परिभाषित किया गया है। दंडनीय किसी अपराध को किए जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत। जरूरी ये नहीं है
कि यहां पर अपराध किया गया, ऐसा नहीं है कि अपराध हो गया। यदि हमें यह पता है कि हो सकता है, अगर उस व्यक्ति का आशय आपराधिक है, हमको इतना ही पता चलता है कि इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अगर उस व्यक्ति का आशय कुछ ऐसा कृत्य करने से है जिससे हमें यह एहसास होता है कि वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, तो ऐसे व्यक्ति की इत्तला, ऐसे व्यक्ति की सूचना, इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करानी होगी। किसको? उस भार साधक पुलिस अधिकारी। भार साधक का शब्द जो प्रयोग होता है, इसका मतलब क्या होता है? जो इंचार्ज है, जो एलिजिबल है, जो इंचार्ज है, उस व्यक्ति को इसकी इत्तला देना। और ये इत्तला कौन देगा? आम जनता, कोई भी दे सकता है। इस सेक्शन के अंतर्गत 39 के अंतर्गत हमें ये हमारा एक कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम वो ऐसी इत्तला उस भार साधक अधिकारी या फिर निकटतम मजिस्ट्रेट को दे। क्योंकि जो एफआईआर का सेक्शन है वो सूचना, इंफॉर्मेशन या तो व्यक्ति के द्वारा या मजिस्ट्रेट दोनों के द्वारा अंकित कराई जा सकती है। तो पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ सर्टेन ऑफेंस, एवरी पर्सन अवेयर, प्रत्येक व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए ऑफ द कमीशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को हमें डाउट है कि उसके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जा सकता है। क्लियर? अब इसमें अंतर्गत जैसे कौन कौन से सेक्शन है, कुछ सेक्शन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, बाकी भी बहुत सेक्शन है। जैसे 121, 126, ठीक है, 121, 126 आपके सामने है। ये आईपीसी की चैप्टर 6, ये आईपीसी की चैप्टर 6 में है, जो आपके अपराध हैं उक्त संहिता के अध्याय 6। और 121 से 126 कौन से अपराध हैं? तो ये राज्य के विरुद्ध अपराध है, अगेंस्ट द नेशन, राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। या फिर 143 से लेकर के 148, 44, 45, 47, 48, ये सारे सेक्शन जो कि चैप्टर 8 में है। और ये चैप्टर लोक प्रशांत से संबंधित है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से संबंधित है। और चैप्टर 8 क्लियर, इनकी सूचना। या 161, 165 यानी अवैध परितोषण। अवैध परितोषण मतलब समझते हैं? अवैध परितोषण मतलब जो हमें पारितोषिक मिल रहा है वो लीगल है, लेकिन हम इलीगल पारितोषिक लेना चाहते हैं। कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के लिए जो धन हमें मिलना नहीं चाहिए, हम उसको भी लेने का प्रयास करते हैं। ऐसी सूचनाएं भी हमको सरकार को या भार साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, करप्शन इसी का पार्ट है। इसके अलावा 302, 303, ठीक है ना, 302 हो गया, 303 हो गया, 304 हो गया, यानी जीवन पर संकटमयी जो संकटकारी अपराध है वो आपके। 392, 399 यानी लूट और डकैती, ठीक है, 392 और 399 यानी लूट और डकैती, ऐसी सूचनाएं। या संपत्ति के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, या फिर प्रच्छन्न गृह अत्याचार 456, 460, ऐसी सेक्शंस की अगर हमें कोई कृत्य या आशय हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है, तो हमें इसकी सूचना तुरंत भार साधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। और यदि ऐसी सूचना हम देते हैं तो उसको सही साबित या सिद्ध करने का भी उत्तरदायित्व तो हमारा होता है। क्लियर? 55, गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। अगर हम सूचना देंगे, अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे, तो सिंपल क्या है, अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे तो वो अरेस्ट होगा, वो गिरफ्तार होगा। तो गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्योंकि संविधान से हमें प्राप्त है, अभी तो ये विचाराधीन है, तो इस व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ख्याल हमें रखना है। इसीलिए जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसका क्या कराया जाता है? मेडिकल कराया, और 24 घंटे के अंदर इसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। संज्ञेय अपराध ही अगर है तो हम उस व्यक्ति को विदाउट वारंट इशू गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर अपराध असंज्ञेय होता तो हमको सबसे पहले क्या लेना होगा? वारंट लेना होगा। अब अगर उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है तो उसको मेडिकल करा के विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर
हमको पेश करना होगा। क्लियर? 24 घंटे के अंदर हमको पेश करना होगा, जिसे बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, न्यायिक प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे के अंदर इसको हमें पेश करना होगा। अब 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के से अधिक निरुद्ध न किया जाना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें कितने घंटे के अंदर पेश करना होगा, 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी है, हम किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं कर सकते। सेक्शन 57, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी आईपीसी और जितनी भी मूल विधियां होती हैं, सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, उनसे हमको अधिकार और परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, और जो प्रक्रिया संहिता होती है उससे हमको ये बताया जाता है कि इस कार्य को हम किस तरह से पूरा करेंगे। क्लियर? तो हम लोग यहाँ सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 57 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया तो विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। क्लियर? किस सेक्शन में पेश करते हैं? तो 167। किस सेक्शन में पेश करते हैं? तो 167 के अधीन विशेष आदेशों के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट 88 हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने के शर्त। अब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो अपने आप को जमानत पर छुड़वाना चाहता है, जमानत लेना चाहता है, तो ये चैप्टर शुरू हो जाता है नेक्स्ट। ये चैप्टर कौन सा अध्याय कौन सा शुरू हो जाएगा? ये अध्याय शुरू हो जाएगा आपका 6। ये आपका अध्याय 6 शुरू हो जाएगा, जिसमें हाजिर होने की विवश करने की आदेशिकाएं आपकी दी हुई हैं। हम लोग उनको डिस्कस करेंगे और उसके अंतर्गत ही आपके अंदर सारे ये पोर्शन डिस्कस होंगे कि जमानत या गैर जमानत और जमानत में कौन कौन से बंद पत्र और उन बंद पत्रों का महत्व क्या है। ठीक है? तो 88 हाजिर होने के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन, ठीक है, पीठासीन मतलब वो अधिकारी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसको मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूओं सहित या रहित निष्पादित करे। क्लियर? इसके आगे अगर सेक्शन 89 की बात कर लेंगे तो 89 में क्या होगा? हाजिरी का जो बंद पत्र है, जो अरेस्टिंग ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, उसकी भंग करने पर जो बंद पत्र है, तुमने बंद पत्र दिया कि ठीक है ये बंद पत्र हमारा है, हम इस डेट पर आपकी बुलाई हुई है डेट पर हाजिर होते रहेंगे, और आप हाजिर नहीं हुए तो वो बंद पत्र क्या हो जाएगा? भंग मान लिया जाएगा और नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जाएगा, पुनः फिर से आपको जमानती बंद पत्र देना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर 10। अब इसमें आपका छूट रहा है चैप्टर 7 नंबर, जैसे जिसमें चीजों को पेश करने के लिए व्यवस्था थी, हमने आपके पहले डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपको बताया गया था कि चीजों को पेश करने के लिए। चैप्टर नंबर 6 में क्या था? व्यक्ति को पेश करने के लिए, और 7 में हो गया चीजों को पेश करने के लिए। ये 105 से लेकर के 105 का ही सेक्शन पूरा लागू होता है। चैप्टर नंबर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। जो चैप्टर नंबर 8 है वो क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग, क्लियर, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए। इसमें आपका 1062 124 के सेक्शन है, 1062 124। और चैप्टर नंबर 9 देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात भी आपसे की थी कि 8, 10, 11 ये वो चैप्टर हैं जो कि जनजातियों पे लागू नहीं होते, लेकिन चैप्टर नंबर 9 आपका लागू होता है। इसकी तो हम लोगों ने बात की थी, चैप्टर नंबर 9 आपका लागू होता है। इसमें है आपका ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। माता पिता,
संतान और पत्नी के भरण पोषण का आदेश। तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 के सेक्शंस की अगर बात करें तो 125 टू 128, जिसमें 125 पत्नी संतान माता पिता के भरण पोषण का आदेश है, 126 में प्रक्रिया है, 127 में भत्ते और उनमें परिवर्तन है, और 128 में भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन है। क्लियर। अब इसके बाद चैप्टर शुरू होता है कौन सा? 10। चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी लोक प्रशांति को बनाए रखने के लिए जो आदेश और नियम है वो चैप्टर नंबर 10 में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या सेक्शंस आपके होंगे, तो वो सेक्शन होंगे आपके 129 से लेके 148 तक। क्लियर। 129 से लेकर के 148 तक ये आपके सेक्शन चैप्टर नंबर 10 में है। तो चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले 129 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितिर बितिर करना। ठीक है। जैसे कोई भारत साधक अधिकारी ये देखता है कि एक स्थान पर 4 से अधिक यानी 5 या उससे अधिक, क्लियर, याद रखना 4 नहीं 4 से अधिक, या फिर ये कहें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के खड़े होने पर या इकट्ठे होने पर उसको इस बात का आशय होता है, इस बात का सुनिश्चित होता है कि उनके द्वारा वहां पर लोक शांति भंग की जाएगी, यानी उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाएगा जिससे लोक शांति क्या होगी? भंग होगी। तो वहां से उन लोगों को हटने का, तितिर बितिर होने का आदेश दे सकता है। क्लियर। वो अगर आदेश देगा तो उसके आदेश को आपको मानना होगा और वहां से आपको हटना होगा। क्लियर। यदि ऐसा नहीं होता है, अगर वो पाता है कि उसके आदेश का पालन नहीं हुआ, तो वो आपके साथ बल का प्रयोग भी कर सकता है। इसमें देखो लिखा हुआ है डिस्ट्रियल ऑफ असेंबली बाय यूजिंग अ सिविल फोर्स, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर। जो भार साधक अधिकारी अगर वो नहीं है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर से नीची रैंक का ना हो, मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, जो अविधिक जमाओं को मेंटेन कर सकती है, अविधिक जमाओं को हटने का आदेश दे सकती है। अनलॉफुल असेंबली एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्संस लाइकली टू कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, जो लोक शांति को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं या जिनके जमाओं से लोक शांति भंग हो सकती है, उनको हटने का आदेश दे सकती है। क्लियर। यदि आप नहीं हटते हैं तो आपके ऊपर क्या प्रयोग किया जाएगा? बल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक। जमाओ 130 129 में था, तो 130 की अगर बात करें तो 130 में ही आपका आ जाता है बल का प्रयोग। बल के प्रयोग के द्वारा आपका जमाव खत्म करना, जमाव को तितिर बितिर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग करना। ठीक है। 131 में सशस्त्र अधिकारियों की शक्तियां आ जाएंगी। ये आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 10 में। क्लियर। अब आपका आता है चैप्टर नंबर 151 संज्ञेय अपराध। 151 संज्ञेय अपराध, ये चैप्टर किसमें आएगा? चैप्टर नंबर 11। अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10, अब हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11। क्लियर। चैप्टर नंबर 11 पुलिस का निवारक कार्य, यानी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। चैप्टर नंबर जो 11 है वो क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस के निवारक कार्य। इसमें 149 से शुरू होकर के आपके 153 के सेक्शंस हैं, 149 से लेकर के 153। 149 में क्या है? पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। 149 है प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने के निवारण करने के प्रयोजन से हस्तक्षेप कर सकेगा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना भी पुलिस अधिकारी, जो भार साधक अधिकारी है, वो अगर उसे ये एहसास होता है कि इनसे ऐसा हो सकता है तो उसको वो गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर। 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना को इत्तला। क्लियर। 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। 151 के अंतर्गत वो उसको क्या करेगा? गिरफ्तार करेगा।
कि संज्ञेय अपराध हो सकता है, भले ही वो अपराध हुआ न हो, लेकिन इसको 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं कर सकता। इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, क्योंकि ये विदाउट वारंट अरेस्ट हुआ है, विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, इसलिए इसको मोर देन 24 आवर हम निरुद्ध नहीं कर सकते, हम उसे रोक नहीं सकते। क्लियर? डिटेन नहीं कर सकते, हमें उसको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना होगा। नेक्स्ट 154, संज्ञेय मामलों की इत्तला, संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी। क्लियर? इत्तला मौखिक भी हो सकती है और लिपिबद्ध भी हो सकती है, एक एप्लीकेशन के रूप में भी हो सकती है, और अगर ऐसी इत्तला पुलिस अधिकारी को मिलती है तो वो उसको लिपिबद्ध करेगा, यानी लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रत्येक ऐसी इत्तला, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में दी गई हो, लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, यानी मांग सके, प्रविष्ट किया जाएगा। एक डायरी होगी, उस डायरी में उसको नोट किया जाएगा, उसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को जो सूचना देगा उसको दी जाएगी, उससे हस्ताक्षरित कराई जाएगी और उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। क्लियर? ये संज्ञेय मामले की इत्तला होगी। नेक्स्ट 161, अच्छा 154 का जो सेक्शन था आपका, अगर हम बात करें 154 की जिसकी बात कर रहे थे, तो ये चैप्टर 12 है। क्लियर? ये चैप्टर आपका 12 हो जाता है, पुलिस को इत्तला और उसके अन्वेषण की शक्तियां, चैप्टर नंबर 12। और चैप्टर नंबर जो 12 आपका होता है, इस सेक्शन में एफआईआर से लेकर के और उनके इन्वेस्टिगेशन के बीच का पोर्शन आपका लागू होता है। क्लियर? इसके आगे फिर काम आएगा जो जुरिस्डिक्शन का शुरू हो जाएगा। तो चैप्टर 12 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एफआईआर से शुरू होकर इन्वेस्टिगेशन यहां तक चार्जशीट सबमिट होने तक की सारी धाराएं हैं। क्लियर? अगर 169 की कार्रवाई करनी होगी तो वहीं पे हो जाएगी इसी चैप्टर में। तो इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस एंड दियर पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेट। क्लियर? तो पुलिस को इंफॉर्मेशन और अन्वेषण की शक्तियां सीआरपीसी के किस अध्याय में है? तो अध्याय नंबर यानी चैप्टर नंबर 12 में है, जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 154 से, सेक्शन नंबर 154 से लेकर के सेक्शन नंबर 176 तक, सेक्शन नंबर 154 से लेकर के सेक्शन नंबर 176 तक। तो संज्ञेय मामले की इत्तला चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है। क्लियर? नेक्स्ट 161, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा, यानी इत्तला मिल गई, एफआईआर अंकित हो गई, और अब शुरुआत किस चीज की हो गई? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो गई। पुलिस जो एविडेंस कलेक्ट करेगी, जो साक्षियों की परीक्षा करेगी, जो उनके बयान अंकित करेगी, वो सेक्शन 161 में अंकित करती है, 161 की कार्रवाई में अंकित करती है। क्लियर? कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति में निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदर्श द्वारा इस निमित्त विहित करे। क्लियर? पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है? लेखबद्ध कर सकता है, यानी लिख सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका कथन वह अभिलिखित करता है, परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन दिए गए कथन को श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भी अभिलिखित किया जा सकेगा। क्लियर? जरूरी नहीं है कि
ऑफलाइन या फिजिकली प्रेजेंट होकर के ही कराया जाए, ये सुनकर या देखकर भी लिपिबद्ध किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जरूरी है कि यहां पर अगर पीड़ित कोई स्त्री है, कोई महिला है, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं के अंतर्गत अपराध हुआ है, जैसे 354, 354A या 76 एंड सबसेक्शन ऑफ 76, 509 कोई अपराध हुआ है, तो उसको लिपिबद्ध करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी होना अनिवार्य है। इन सेक्शनों के अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो ऐसी FIR या ऐसी इंफॉर्मेशन को लिपिबद्ध करने का कार्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। क्लियर? 164 देखो, 161 पुलिस अधिकारी के बयान थे, उनके एविडेंस थे। उसके बाद 162 पुलिस से किए गए कथनों पर हस्ताक्षरित न किया जाना, या 163 नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, 164 रिकॉर्डिंग, 164 तो 164 कई चीजें हैं। 164 की कानूनी भाषा में कलमबंद बयान भी कहा जाता है, कलमबंद बयान, या इसको मजिस्ट्रेटी बयान भी कहा जाता है। बयान बोला जाता है क्योंकि इसमें जो पीड़ित होता है या जो पीड़िता होती है, उसके बयान मजिस्ट्रेट के सम्मुख अभिलिखित किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर किसी कारणवश जो पीड़ित है वो विक्षिप्त है या वो कुछ इन परिस्थितियों में है जो बोल नहीं सकता, तो ऐसे एविडेंस 164 के रिकॉर्डेड किए जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कराई जाती है। तो 164 मजिस्ट्रेटिव बयान होते हैं, जिसे पीड़ित मजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान देता है, और उसको कलमबंद बयान भी बोलते हैं। यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले की अधिकारता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व अपने से की गई संस्कृत कथन को अभिलिखित कर सकता है जो उसके सामने स्वीकृत किए गए। क्लियर? नेक्स्ट 164A बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण। 164 में तो बयान हो गया। इसके बाद क्या होगा? अगर 376 या सबसेक्शन ऑफ 376 के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, तो पीड़ित का मेडिकल कराया जाएगा। पीड़ित का क्या कराया जाएगा? मेडिकल कराया जाएगा। ये मेडिकल कोई पंजीकृत व्यवसायी डॉक्टर ही कर सकता है, कोई पंजीकृत व्यवसायी डॉक्टर ही कर सकता है, जो कि अथराइज्ड है, जो कि अथराइज्ड है। ये मेडिकल जिस समय सूचना मिले, जिस समय भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है, जिस समय पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है, उस समय से विद इन 24 आवर मेडिकल कराया जाएगा। उस मेडिकल में क्या क्या चीजें होंगी? तो देखो, जिस व्यक्ति का यानी जिस लेडी का मेडिकल कराया जा रहा है, उसका नाम, जो उसको साथ लेके आया है उसका नाम और पता अंकित किया जाएगा। दूसरी चीज, उसके शरीर की परीक्षा करेगा, जो व्यवसायी है आपका, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी डॉक्टर है, वो परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसके शरीर की परीक्षा करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उसमें क्या क्या अंकित करेगा वो देख। नंबर 1, स्त्री और उस व्यक्ति का नाम जो उसे लेके आया है और उसका पता, उसका नाम और उसका पता। सेकेंड, एज, आयु अंकित करेगा। थर्ड, DNA प्रोफाइल, अर्थात कुछ ऐसी चीजों का सैंपल लेगा या उनको कलेक्ट करेगा जिससे DNA प्रोफाइल कराया जा सके। नेक्स्ट, स्त्री के शरीर पर क्षत यदि कोई है या चिन्ह है उसको अंकित करेगा। स्त्री की साधारण मानसिक दशा, जनरल मेंटल कंडीशन एंड उचित ब्यौरा, और उन कारणों का उल्लेख करेगा जिससे उसके मेडिकल को क्लियरेंस मिल सके, उचित कारणों का उल्लेख करेगा। लास्ट में परीक्षा प्रारंभ यानी द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑन कंप्लीशन, परीक्षण प्रारंभ
और समाप्ति का सही सही समय अंकित करेगा। क्लियर? ये हो गया आपका 164 ए के अंतर्गत मेडिकल। नेक्स्ट 169, देखो 169 क्या है? यदि जो भी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, जो भी आपका आईओ है, उसमें यदि लगता है कि जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया, जिस व्यक्ति को अरेस्ट कराया गया, उसके खिलाफ जो साक्ष्य पेश किए गए वो कमजोर हैं या तर्क रहित हैं, इस आधार पर वो इस चार्ज को मुक्त कर सकता है, अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट लगा सकता है, अपनी एक क्लोजर रिपोर्ट लगा सकता है और 169 की कार्रवाई कर सकता है। ये आईओ को अधिकार होता है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को अधिकार होता है। जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना। क्लियर? नेक्स्ट 172। अब देखो, अगर ऐसा नहीं है, अगर वहां पे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ऐसा लगता है कि नहीं, इतने चार्ज हमारे पास है कि इसकी चार्जशीट को सबमिट करना चाहिए, तो चार्जशीट को सबमिट करेगा। ठीक है? यानी अन्वेषण में कार्रवाई डायरी, अर्थात 169 की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 170 की कार्रवाई करके वो चार्जशीट बनाएगा और चार्जशीट बना करके वो कोर्ट में पेश कर देगा। जब साक्ष्य पर्याप्त, यानी 170 में अगर साक्ष्य एविडेंस उसके पास है एलिजिबल, उस आधार पर वो चार्जशीट बना देगा। परिवादी और साक्षियों 171 में परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाए, क्योंकि यहां पर क्या होगा, केस डायरी सबमिट होगी किसमें? 172 में। 172 में केस डायरी प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली, वह समय जब अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया, अन्वेषण द्वारा अब निश्चित और परिस्थितियों का विवरण होगा। उसकी डायरी में इन सारी चीजों का वर्णन होगा, जिस व्यक्ति से मिला उसका नाम, जिसका बयान अंकित किया उसका और उसकी डिटेल, जिस समय शुरू किया उसका समय, जब पूर्ण हुआ उसका समय, उस स्थान का नाम, हर चीज इस डायरी में अंकित की जाएगी और ये डायरी सजिल्द होगी। 161 के अधीन, यानी जो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जो साक्षियों के बयान हो रहे हैं, इनके अंतर्गत स्थापित की जाएगी। एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज of case under inquiry or trial in such court and may such use such diaries not as a evidence in the case but to add it in such inquiry or trial। अर्थात इस केस डायरी को एज ए एविडेंस मजिस्ट्रेट जब बीच बीच में बुलाता है, मंगाता है, तो एज ए एविडेंस पेश नहीं किया जाता, बल्कि एक ट्रायल यानी जो जांच हो रही है, विचारण में अपनी सहायता के उपयोग में लाया जा सकता है, उसकी सहायता के उपयोग में लाया जा सकता है। कब किसके कौन से बयान थे जिनको क्रॉस टैली कराया जा सकता है, इसलिए इस केस डायरी को तैयार किया जाता है, जिसे चालू भाषा में या चलन की भाषा में सीडी भी बोलते हैं, केस डायरी या फिर सीडी। क्लियर? नेक्स्ट 173, अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। और दूसरी चीज, पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट को विलंब से प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिनमें कुछ सेक्शन के साथ में एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। जैसे 376 एंड सबसेक्शन ऑफ 376 का अगर कोई वाद होता है, तो आपको जो केस डायरी सबमिट करनी होती है, जो अपनी आख्या रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, वो विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ आपको सबमिट करनी होती है। नेक्स्ट, व्यक्तियों का समन करने की शक्ति। अब जब केस डायरी सबमिट हो जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है? समन करता है। समन का मतलब क्या होता है? पुकारना, बुलाना, और उनसे आशा करता है कि वो उनके सामने हाजिर होंगे। यदि तथ्य ऐसे कोई संज्ञेय अपराध है, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति के लिए हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा। क्लियर? नेक्स्ट 181, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। देखो, कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं
कुछ ऐसे आपके अपराध होते हैं जिनके लिए ये जरूरी है कि केस कहां पर चले। 181 देखो एक चीज, ये आपका चैप्टर शुरू हो जाता है 30। कौन सा चैप्टर शुरू हो जाता है? 13 चैप्टर शुरू हो जाता है। 13 चैप्टर आपका 177 से शुरू होता है, 177 से शुरू होता है, और ये आपका एक विशेष पोर्शन तक जाता है। 177 शुरू होता है, 177 से शुरू होके 189 तक चलता है 13 नंबर चैप्टर, और इसमें जांच और विवरण में दंड न्यायालयों की अधिकारता है। अभी तक आप जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो किससे चल रहा था? पुलिस के द्वारा। अब इस जांच पर किसको अधिकार मिल रहा है? मजिस्ट्रेट को अधिकार मिल रहा है इस चैप्टर में। और इसके बाद चैप्टर होगा 14, जो कंडीशंस रिक्वायर्स फॉर इंटीमेशन ऑफ प्रोसीडिंग, जो कार्यवाहियों को शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें होती हैं, उनकी बात होगी, जिनका सेक्शन होगा 190 टू 199। क्लियर? 190 टू 199। चलो, तो 181 ऐसे अपराध जिनमें जगह की निश्चितता है कि कहां पर वाद चलेगा, कहां पर केस चलेगा। क्लियर है? तो ठग होने या ठग द्वारा हत्या के, डकैती के, हत्या सहित डकैती अर्थात ठग, लूट और डकैती जैसे जो केस हैं, इनके लिए या अभिरक्षा से निकल भागने पर के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा की जाती है जिस न्यायाधिकार में, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना घटी है, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना घटी है, वहां पर इसका विचारण चलता है। या फिर जहां से उस व्यक्ति को प्राप्त किया गया, जो फरार था, फरार व्यक्ति को प्राप्त किया गया वहां पर, या तो फरार व्यक्ति जहां प्राप्त हुआ वहां पर, या जहां पर घटना घटी है वहां पर। किसी व्यक्ति के व्यपहरण और अपहरण की कंडीशन में, तो जहां पर इसको छिपाया गया, अपहरण और व्यपहरण की कंडीशन में जहां पर इसको छिपाया गया, उस न्यायाधिकार के द्वारा इसकी विवेचना की जाती है। चोरी, लूट में, तो जहां से ऐसी संपत्ति को प्राप्त किया गया या जहां पर इसको छिपाकर रखा गया, वहां पर इनकी जांच या इनकी सुनवाई या इनका विचारण चलता है। क्लियर? नेक्स्ट 216 अब किस में चला जाएगा? चैप्टर नंबर 14 हम लोगों को बोला था शर्तों के आधार पर जो 199 तक है। चैप्टर नंबर 15 203, चैप्टर नंबर 15 200 से 203, जिसमें कंप्लेन्स टू मजिस्ट्रेट, परिवादी की परीक्षा, यानी मजिस्ट्रेट से कंप्लेन की का बात है। अगर चैप्टर नंबर 16 की यहाँ पर, सॉरी चैप्टर नंबर 15 हो गया है। चैप्टर नंबर 16 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 16 210 यानी 210, इसमें कंप्लेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। और चैप्टर नंबर 17 की अगर बात की जाए, चैप्टर नंबर 17 आपका 211 से लेकर के 211, 211 से लेकर के 224 तक। क्लियर? ये आपका चैप्टर नंबर 17। अब हम लोग जो सेक्शन बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर कौन सा है? 17 का है। चैप्टर नंबर 17 फॉर्म ऑफ चार्जेज, यानी जो व्यक्ति पर चार्ज लगाए गए हैं उनकी बात की जा रही है। फॉर्म ऑफ चार्जेज यानी आरोपों का प्रारूप। क्लियर? उसमें हम लोगों ने सबसे पहले लिया 216, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। अब देखो, हो सकता है आपकी केस डायरी को सबमिट कर दिया गया, केस डायरी आपकी सबमिट हो गई, आपके ऊपर पुलिस के द्वारा चार्ज लगा दिए गए। चार्ज जरूरी नहीं होता कि एक लगाया जाए, चार्ज आपके ऊपर सामूहिक भी लगाए जा सकते हैं, जैसा कि बाहर साधक अधिकारी को उचित लगेगा।
उसमें से किसी को एक टाइटल बनाया जा सकता है, उसके साथ में आपके सबसेक्शन चार्ज लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब केस डायरी सबमिट होने के बाद कोर्ट में चार्ज बनाए गए, जब कोर्ट में बहस शुरू की गई, उस बहस पर जो चार्ज डिसाइड किए गए, उसमें यदि न्यायालय को लगता है कि कोई चार्ज गलत लगा हुआ है तो वो उसे चेंज करके दूसरा लगा सकता है, या किसी को हटा भी सकता है जिसमें उसको प्राप्त न किया गया हो, या संपूर्ण रूप से हटा सकता है, क्लियर, मुक्त कर सकता है या उन्मोचित कर सकता है। बात पॉइंट क्लियर हुआ ना? और या फिर उनमें कोई परिवर्तन कर सकता है। ये सेक्शन जो 216 है, जो 216 है, ये कोर्ट को ये आदेश प्रदान करता है। क्लियर है? नेक्स्ट 219 219 एक ही वर्ष, अगर किसी एक ही वर्ष में किसी व्यक्ति ए के द्वारा किए गए एक ही अपराध, अर्थात ऐसा अपराध जो आईपीसी के एक ही सेक्शन से पनिशबल है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा एक ही वर्ष में किए गए कुछ ऐसे अपराध जो आईपीसी की सेम सेक्शन में पनिशबल है, तो ऐसे 3 अपराधों का एक सामूहिक चार्ज चलता है। व्यक्ति पर एक सामूहिक चार्ज लगाना, एक सामूहिक चार्ज लगाना, और वो सामूहिक चार्ज हो सकता है 3 अपराधों का, और यदि वो अपराध एक जैसे हैं और किसी एक वर्ष में ही किए गए, किसी एक वर्ष में ही किए गए हैं, तो ऐसे चार्जों को एक संयुक्त रूप से लागू कर दिया जाता है। 3 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड विद इन अ ईयर में बी चार्ज टुगेदर। क्लियर? नेक्स्ट 227 उन्मोचन यानी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब जैसे अभी हमने आपसे क्या बात करी थी, चेंज कर सकता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये चार्ज गलत लगा हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको कोर्ट वो हटा भी सकता है, उन्मोचन भी कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। दूसरी चीज, इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड therewith and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is not sufficient ground for proceeding against the accused. अगर उसको लगता है कि हमारे पास इतना ग्राउंड नहीं है कि हम इसके ऊपर केस चलाएं या वाद चलाएं, तो उसको वो डिस्चार्ज भी कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट दोष मुक्त आर्टिकल 232 232। देखो 232 क्या कहता है, अभी हम लोगों ने बात की क्या चेंज करना, फिर हमने बात की क्या डिस्चार्ज करना, और दोष मुक्त करने का मतलब ये है कंप्लीट मुक्त, कंप्लीट फ्री। क्लियर? इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन एग्जामिन द अक्यूज्ड एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस ऑन द पॉइंट, द जज कंसिडर दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द अक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस, यानी उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा, एक्विटल कर दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 329 329। अब 329 की अगर हम लोग बात करें तो 329, इसके बीच में आपके बहुत से चैप्टर हो गए, जैसे चैप्टर नंबर 17 आरोप की हम लोग बात कर रहे थे, चैप्टर नंबर 18 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट्स ऑफ सेशन 225 से लेकर के 237 चैप्टर नंबर आपका आ जाता है 18, चैप्टर नंबर आपका आ जाएगा 18। क्लियर? जिसमें कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण है, सेशन न्यायालय के समक्ष ट्रायल है। फिर आ जाता है चैप्टर 19, चैप्टर 19 आपका शुरू होता है 238 से लेकर 250, 238 से 250। इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामले का विचारण होता है, जो मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है उनके ट्रायल चलते हैं, उनका विचारण होता है। क्लियर? अब अगर चैप्टर 20 की बात करते हैं तो ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट, चैप्टर नंबर 20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रायल ऑफ समन्स केस बाय मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा समन जारी किए जाते हैं उनके ट्रायल
जो कि 251 से लेके 259 तक चलता है, 251 टू 259 तक चलता है। अब अगर चैप्टर 21 की बात की जाए, चैप्टर 21 आपका शुरू होता है समरी ट्रायल्स, जो ट्रायल्स की समरी होती है 260 से लेकर के 265 समरी ऑफ ट्रायल्स की बात होती है। चैप्टर नंबर 21A, अगर चैप्टर नंबर 21A की बात करें तो 265A से लेकर के 265L तक चैप्टर 21A है प्ली बार्गेनिंग, यानी सौदा अभिवाद। क्लियर, सौदा अभिवाद, प्ली बार्गेनिंग, ये चैप्टर नंबर आपका 21A, जिसका सेक्शन है 265A से 265L। अब अगर बात करें हम लोग 22, तो 22 है आपका अटेंडेंस ऑफ पर्सन कॉन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। चैप्टर नंबर अगर हम लोग 22 की बात करें तो ये अटेंडेंस से रिलेटेड है। कारागार में जो परिरुद्ध व्यक्ति हैं, जो कारागार में बंदी व्यक्ति हैं, उनकी हाजिरी से संबंधित है। और इसके अंतर्गत हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम आपका हो सकता है 14 डेज। क्लियर। चैप्टर नंबर 23 की अगर बात करें तो 23 में एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, यानी सात जांचों का विचारण एवं में साक्ष्य, 272 से लेकर के 283, 272 से लेकर के 283 सेक्शन तक। अब इसी में एक सेक्शन और शुरू होता है जो चैप्टर 23 का ही पार्ट है। ये पार्ट था ए और दूसरा पार्ट है बी, जिसमें साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, यानी कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये शुरू होता है 284 टू 299, 299। क्लियर। इसके बाद चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर नंबर 24 यानी जनरल प्रोविजन एज अ इंक्वायरी ऑफ ट्रायल्स, जनरल प्रोविजन एज अ इंक्वायरी ऑफ ट्रायल्स, जो कि शुरू होता है 300 टू 327, 327। अब चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 25 विकृतचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। अगर विकृतचित व्यक्ति की बात हो रही है, जो ट्रायल चल रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट है जो प्रोविजन एज टू अक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृतचित यानी अनसाउंड माइंड। तो इनसे रिलेटेड कौन सा है? 25, चैप्टर नंबर 25। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 25 की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो सेक्शन है वो चैप्टर नंबर 25 के अंतर्गत आता है 329, और 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित होने की दशा में प्रक्रिया। ऐसा क्या होगा जब ट्रायल किसी विकृतचित व्यक्ति के कृत्य के बारे में चल रहा होगा? यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को यह एहसास होता है या वह परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय प्रथमतः ऐसे चित्त विकृत असमर्थ के तथ्य का विचारण करेगा। यदि उस मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर जो उसके समक्ष पेश किया जाता है, विचार करने के पश्चात उस तथ्य के बारे में समाधान हो जाता है, तो वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में आगे की कार्रवाई को मुलतवी कर देगा। और मुलतवी करने के पीछे उद्देश्य यहाँ पर इतना है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ हो और तब उस पर कार्रवाई। क्लियर। नेक्स्ट, निर्णय। अब जब कार्रवाई होगी, कार्रवाई में बहस होगी, बहस में साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, दोनों वादों को अपना अपना समय मिलेगा, चीजों को अपने, जो अभियुक्त होगा वो अपने आप को निर्दोष साबित करेगा, जो पीड़ित पक्ष होगा, जो वादी होगा, वो आपके ऊपर केस करेगा, वो आपको अपराधी साबित करने का प्रयास करेगा। देन आफ्टर लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा? निर्णय आएगा। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे चैप्टर 25 की, 328 से लेके 339 की। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 26 की,
तो चैप्टर नंबर 26 प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ऐसे कार्य जो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं या न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध। क्लियर? ये चैप्टर 26। चैप्टर 26 में 340 से लेकर के 352, 340 से लेकर के 352 धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 27, चैप्टर नंबर 27 क्या है? द जजमेंट, यानी कि निर्णय। जजमेंट में जो धाराएं हैं वो हैं 353 से लेकर के 365 तक, 353 से लेकर 365 तक, 353 से लेकर के 365 तक। 53 में क्या है? जजमेंट। डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं निर्णय की, जजमेंट की। जजमेंट ऐसा होगा जो समझ में आए, ऐसी भाषा में होगा। जजमेंट लिखकर और पढ़कर सुनाया जाएगा, लिपिबद्ध किया जाएगा। द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट। खुली कोर्ट में उसका उच्चारण किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पीठासीन अधिकारी के द्वारा। इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के समाप्त होने के तुरंत बाद, और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, या उसके कुछ समय के उपरांत, ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टी ऑफ दियर प्लीडर्स और दियर प्लीडर्स, और दोनों पार्टियों को नोटिस दिया जाएगा या फिर उनके वकीलों को। प्लीडर का मतलब यहाँ पर अधिवक्ता है, या फिर उनके वकीलों को। क्लियर? संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा, निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा। अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका निर्णय। नेक्स्ट 357 में क्या है? प्रतिकर देने का आदेश। 357 में प्रतिकर देने का आदेश। प्रतिकर अर्थात जुर्माना। क्लियर? जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है। 357A पीड़ित प्रतिकर योजना। सरकार पीड़ित प्रतिकर योजना भी बनाती है। जैसे बहुत से ऐसे करते हैं जिसमें जो आपको प्रतिकर दिया गया, प्रतिकर या तो केंद्र सरकार से दे या फिर राज्य सरकार दे, उसमें से जो जुर्माना अभियुक्त वादी उस पे अभियुक्त पर लगाया गया वो इस प्रतिकर से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन यदि कोई अपराध ऐसा है जिसमें प्रतिकर जुर्माने से अलग है, पुनर्वास के लिए उसको जो पैसा चाहिए उसके बाद उसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ कृत्य ऐसे भी हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या है? प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के समन्वय से पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति पहुंची है, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर प्रदान करने के प्रायोजन के लिए निधि के लिए योजना तैयार करेगी। जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तो यथास्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विनिर्दिष्ट योजना के अधीन अधिनिर्णित किए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का निश्चय करेगा। क्लियर? निश्चित करेगा। प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326A और 376G डी क्लियर के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होना। अभी मैंने आपसे बोला था कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई अपराध होता है तो उसमें आपका जुर्माना और प्रतिकर दोनों अलग अलग होंगे। जैसे यहां पर है 326A, तो 326 में क्या है? कॉजिंग अ ग्रीवियस है। 326 में क्या था? 326 हम लोगों ने आईपीसी पढ़ा था, तो उसमें है ग्रीवियस है यानी घोर उपहति। तो इसमें जो प्रतिकर मिलेगा उस प्रति को जुर्माने से अलग मेंशन किया जाएगा, उससे उसका कोई संबंध नहीं है।
अगर 376 अंडर सबसेक्शन ऑफ 376 में कोई अपराध होता है तो उसके लिए भी प्रतिकर और जुर्माना दोनों अलग अलग है। क्लियर। नेक्स्ट 366। अब देखो यहां से चैप्टर चेंज होता है, ये चैप्टर शुरू होता है आपका 28 यानी सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कंफर्मेशन। 28 चैप्टर 366 टू 371 यहां पर दंडादेश का उच्च न्यायालय का अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। अर्थात सेशन कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी को ऑनर करता है, आदेश देता है, तो उस आदेश को तब तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, तब तक उसे पेंडिंग रखा जाएगा जब तक उसकी संस्तुति हाई कोर्ट से प्राप्त नहीं हो जाती। कोर्ट को भी हाई कोर्ट से संस्तुति लेनी पड़ती है मृत्युदंड पर। क्लियर। ये होता है 366 में। नेक्स्ट 391। अब अगर 391 की बात करें तो यहां पर चैप्टर आपका फिर चेंज हो जाता है, ये चैप्टर होता है आपका 29। चैप्टर नंबर 29 में आपके दिया हुआ है अपील। क्लियर। अपील्स यानी अपीलें। अपील मतलब जैसे कोई आदेश हो गया, उस आदेश के अगेंस्ट अपील। और भारत में जो अपीलेट कोर्ट है वो आपका सेशन न्यायालय भी है, सेशन कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। ये सारे के सारे अपीलेट कोर्ट है जहां पर आप अपील करते हो, यानी एक आदेश के अगेंस्ट जिससे आप सहमत नहीं हो। अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा। अब आपने अपील की, बेसिकली जो अपील कोर्ट होते हैं वो सेशन कोर्ट की फाइल पर ही अपने निर्णय को सुनाते हैं, वहां पर सिर्फ बहस होती है, कोई साक्ष्य नहीं लिया जाता। लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट को ऐसा एहसास होता है कि हाँ कुछ कमी रह गई या कुछ गलत हुआ है, अगर साक्ष्यों को पुनः एग्जामिन किया जाए तो यहां पर जो अभियुक्त है उसको रिलैक्सेशन मिल सकता है, या कुछ कमी रह गई है जो कि बढ़नी चाहिए वादी को मिल सकता है। तो इस आधार पर जो अपीलेट कोर्ट है वो साक्ष्यों की पुनः या अतिरिक्त साक्ष्य की मांग कर सकता है। इसके लिए दोनों पक्ष के प्लीडर को लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा। क्लियर। यानी इस अध्याय के अधीन किसी अपील पर विचार करने में यदि अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह अपने कारणों को अवलिखित करेगा और ऐसे साक्ष्य या तो स्वयं ले सकता है या मजिस्ट्रेट द्वारा, या जब अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने का निर्देश भी दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट 397 चैप्टर चेंज होता है। अब आपका चैप्टर शुरू हो जाता है 30 और ये है रेफरेंस एंड रिवीजन। चैप्टर 30 रेफरेंस एंड रिवीजन, जो कि 395 से लेकर के 405 तक है। 405 तक क्या है यहां पर? निर्देश एंड पुनरीक्षण। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है, उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के अभिलेख को किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मांग सकता है या मंगा सकता है, अपने पास मंगा सकता है या उसकी परीक्षा कर सकता है। ऐसा अभिलेख मांगते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दंडादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए। यदि कोई आदेश पारित किया गया, उसका पुनरीक्षण हो रहा है या उसकी परीक्षा हो रही है, अपील किया गया, तो उस दंडादेश को जब तक परीक्षण होगा तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यहां तक जो अभियुक्त परिरोध में होता है, यानी जो जेल में होता है, परिरोध में होता है, उसे इस दौरान बंद पत्र पर छोड़ भी दिया जाता है। बंद पत्र पर उसे छोड़ा जा सकता है क्योंकि अब साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका खत्म होती है। हम किसी भी अभियुक्त को परिरोध में इसलिए रखते हैं कि वो स्वतंत्र होने के उपरांत साक्ष्यों को
डिस्टर्ब कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जिससे न्याय हमारा शुद्ध नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट 398 398 जांच करने का आदेश देने की शक्ति। तो किसी भी अभिलेख की धारा 397 के अधीन परीक्षा करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय को यह आदेश दे सकता है कि उसकी पुनः परीक्षा की जाए, जांच करने का आदेश। क्लियर। नेक्स्ट 413 413 चैप्टर आपका यहां से चेंज होता है। इसके पहले आपका एक चैप्टर और छूट रहा, वो आपका कौन सा चैप्टर? चैप्टर 31, चैप्टर नंबर 31। इस 31 में ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, आपराधिक मामलों का अंतरण, जो कि 406 से लेकर के 412 412 और इसमें है जो आपराधिक मामले हैं, जो मामलों का अंतरण ट्रांसफर करने के लिए है। कई बार मामला उच्च न्यायालय की शक्ति या न्यायालय सीमा क्षेत्र से या फिर अभियुक्त और वादी की संतुष्ट आसानी के लिए, सुरक्षा के लिए मामलों को ट्रांसफर किया जाता है, वो मामला आप चैप्टर नंबर 31 में आता है। चैप्टर नंबर 32 की अगर बात करें तो 32 413 से लेकर के 431 और 435, 431 में भी 424 तीन पोर्शन में बढ़ता है। जैसे सबसे पहले चैप्टर नंबर 32 को हम सेक्शनली अगर डिवाइड करें, चैप्टर नंबर 32 तीन खंडों में प्रॉपर्ली आपका डिवाइड हो जाता है। (413) से लेकर के 413 से लेकर के 416 यह है आपका डेथ पेनल्टी, मृत्युदंडादेश। अब अगर 417 से लेकर 420 यह है आपका इम्प्रिजनमेंट, कारावास। अब अगर बात करते हैं 421 से लेकर के 424 यह है आपका पेनाल्टी, जुर्माना। क्लियर। इसके बाद 425 से लेकर के 431 यह है आपका सिंपल प्रोविजन, साधारण उपबंध। ये चैप्टर 32 है। तो चैप्टर 32 413 से शुरू होकर के 431 पर समाप्त होता है और इसके साथ साथ दंडादेश का जो निलंबन एक सेक्शन होता है, जो इससे अलग पोर्शन पर काम करता है, चैप्टर नंबर 32 का ही पार्ट है। ये काम करता है निलंबन। जब अपीलेट होगा तो निलंबन होगा, तो जब निलंबन पर काम करता है तो ये पोर्शन काम करता है 432 से लेकर के 435, ये निलंबन का पोर्शन। क्लियर। चैप्टर नंबर 32। तो 413 देखते हैं। सेक्शन 368 के अधीन किए गए आदेश, जो 368 के अधीन आदेश किया गया, उस मामले में निष्पादन जब मृत्युदंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किसी मामले में सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है। अर्थात 368 में जो सेशन कोर्ट के द्वारा डेथ पेनाल्टी दी गई, जिस पेनाल्टी के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा गया अप्रूवल के, जब कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, यदि हमें अप्रूवल यहां से मिल गया, देन आफ्टर हम इसको क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे, निष्पादन करवाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु का दंडादेश का निष्पादन, यदि हाई कोर्ट में ही डेथ पेनाल्टी दी गई है तो इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए किसके पास आएगा?
सेशन कोर्ट के पास आएगा, क्योंकि जो कैदी है, जो अभियुक्त है, वो जेल में परिरुद्ध है, जो जिसका परिरोध किया गया है, तो यहां पर जो निष्पादन है वो कौन कराएगा? सेशन कोर्ट कराएगा। तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु का दंडादेश को निरीक्षण या उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश किया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश को प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराता है। क्लियर? नेक्स्ट 415 उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन को मुलतवी कर। यदि उच्च न्यायालय से डेथ पेनाल्टी है और उसकी अपील की गई है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, तो जब तक विचारण चलेगा तब तक उसके दंडादेश को क्या हो जाएगा? मुलतवी कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 436 अधिकतम अवधि। अब देखो 436 की बात करो, चैप्टर चेंज हो जाता है, चैप्टर नंबर 33 हो जाता है, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। ये जो चैप्टर है वो जमानत और जमानत के लिए जो बंध पत्र है उनसे संबंधित है। चैप्टर नंबर 33 आपका 436 से शुरू होता है और 450 पर खत्म होता है। 436 से शुरू होकर के 450 पर खत्म होता है। क्लियर? तो 436 अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। देखो अधिकतम अवधि मतलब यहां पर एक खाली केस को छोड़, कौन सा? यदि अभियुक्त के द्वारा जो कृत्य है, जो कृत्य किया गया, जो ऑफेंस किया गया, जो अपराध किया गया, यदि उस अपराध का दंड डेथ पेनाल्टी है या फिर आजीवन कारावास लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट है, तो ये सेक्शन लागू नहीं होता 436A। कि 436A कहता है कि यदि व्यक्ति का अपराध 10 साल की सजा का है, आईपीसी के अकॉर्डिंग उसकी कृत्य की सजा कितनी है? 10 साल। उसमें से अगर उस व्यक्ति ने 6 साल का कारावास काट लिया है तो उसको बेल मिल जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसको सजा दी भी जाएगी तो मैक्सिमम 10 साल दी जाएगी, 6 साल वो काट चुका है तो उसको जमानत मिलनी चाहिए यदि आधे से अधिक। क्लियर? लेकिन अगर उसकी डेथ पेनाल्टी है तो उस पर यह सेक्शन लागू नहीं होता। नेक्स्ट 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति को जमानत। 438 बेल अगेंस्ट अरेस्टिंग। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई कृत्य ऐसा हुआ है या आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगाया गया है जिसके अंतर्गत आपको अरेस्ट किया जाएगा, तो आप अपनी अरेस्टिंग के अगेंस्ट कोर्ट से जमानत मांग सकते हैं। क्लियर? यदि वह न्यायालय ठीक समझे, न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं आप, लेकिन अगर न्यायालय उचित समझे तो आपको जमानत प्रदान कर सकता है। हाँ, जरूरी है ये बेसिकली संज्ञेय अपराधों पर प्रदान नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधुपत्र। जब किसी अभियुक्त को बेल दी जाती है तो उसको बेल पर छोड़ने से पहले उससे बॉन्ड फी कराया जाता है। ये बॉन्ड कैश भी हो सकता है, ठीक है, प्रतिभूत के रूप में हो सकता है, लैंड के रूप में हो सकता है, असेट के रूप में हो सकता है, उसके या उसके खास रिलेटिव के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। उसमें कुछ शर्तें होती हैं, अगर उन शर्तों का आप पालन नहीं करते तो ये आपका बॉन्ड रद्द कर दिया जाता है। हाँ, यदि केस खत्म होता है तो फिर बॉन्ड आपका ऑटोमेटिकली रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रतिभूतियों का उन्मोचन। यदि आप जैसे आपने कोई बॉन्ड दिया और आप चाहते हो कि इसको मुक्त कर दिया जाए, बॉन्ड से फ्री कर दिया जाए, जमानत में जो लगा हुआ है इसको मुक्त कर दिया जाए, तो प्रोसेस इसका होगा कोर्ट वारंट। आप अपील करिए, एप्लीकेशन दीजिए, कोर्ट वारंट इशू करेगा, अभियुक्त जो इस ग्रांट पर छोड़ा गया था उसे कॉल करेगा और उससे कहेगा नेक्स्ट बॉन्ड या उसकी जगह पर कोई दूसरी प्रतिभूति तो दे। अगर वो देने में सक्षम नहीं है तो फिर उसको क्या करेगा? परिरोध में भेज देगा, यानी जेल को भेज देगा। क्लियर? और बॉन्ड आपका मुक्त कर देगा।
ये प्रोसेस होता है प्रतिभूतियों का उन्मोचन। दूसरा, यदि केस खत्म हो जाता है, केस पर डिसीजन हो जाता है, या वो दोष मुक्त हो जाता है तो बॉन्ड फ्री हो जाता है, या उसको सजा बोल दी जाती है, फिर से वो परिरोध में भेज दिया जाता है, तो भी आपका ये बॉन्ड फ्री हो जाता है। नेक्स्ट 451 चैप्टर बदल जाता है, आपका चैप्टर नंबर 34 शुरू हो जाता है, जो कि 451 से लेकर के 451 टू 459 संपत्ति का बैन, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके ऑफेंस होते हैं वो आ जाते हैं। कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बैन के लिए आदेश। जब कभी कोई केस होता है आपके साथ फॉरफिट किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें कस्टडी में ली जाती हैं जो ट्रायल होने तक किसी की संरक्षण में सौंप दी जाती हैं, या माल गोदाम में जमा करा दी जाती हैं, और केस ट्रायल होने के बाद वो आपके सुपुर्द की जाती हैं, या उनका जो मालिक होता है उसको सुपुर्द कर दिया जाता है। हाँ, यदि कभी ऐसा हो कि जो ऐसी संपत्तियां ली गई हैं उनकी लाइफ टर्म है, वो खत्म हो सकती हैं, वो कच्चा माल है, तो उनको सेल करने का आदेश या उनके कंज्यूम करने का आदेश कोर्ट प्रस्तुत कर सकता है, और उसके बदले उस मूल्य को वो संचित रखेगा। क्लियर। नेक्स्ट 456 स्थावर संपत्ति पर कब्जा लौटाने की शक्ति। अगर इलीगली किसी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, अगर इलीगली किसी संपत्ति पर कब्जा किया है, या ए का कब्जा है और वास्तव में वो उस जमीन का हक बी के पास है, तो इस आधार पर ए से लेकर बी को कब्जा देने का आदेश। क्लियर। नेक्स्ट, जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां की प्रक्रिया। अगर कोई माल ऐसा जब्त किया गया, ऐसा कोई माल पुलिस के द्वारा या भार साधक अधिकारी के द्वारा जब्त किया गया जिसका कि कोई मालिक अभी उपस्थित नहीं है, तो उसको अनाउंस करने के बाद 6 माह तक वेट करके अगर उसका कोई उत्तराधिकारी उपस्थित नहीं होता, कोई उस पर अपना मालिकाना हक नहीं दिखाता, तो इसका मालिकाना हक सीधे राज्य सरकार के पास चला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, यहां तक आपकी बात हुई हम लोगों की सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट की, हम लोगों ने 458 तक लिया। इसके बाद 35 चैप्टर भी आपका है। इस 35 चैप्टर में 460 से लेकर के 466 तक धाराएं हैं जो कि इरेगुलर प्रोसीडिंग का है, ठीक है, गलत स्थान पे कार्यवाही कहां पर नहीं करनी चाहिए, ये आपकी इरेगुलर प्रोसीडिंग का है। अगर 36 की बात करें तो 36 में कुछ अपराधों की परिसीमाएं दी गई हैं, लिमिटेशन दी गई हैं ऑफेंस की 36 के चैप्टर में, जो कि 467 से शुरू होकर 473 तक चलता है, ठीक है। अगर चैप्टर नंबर 37 की बात करें जो कि सीआरपीसी का अंतिम चैप्टर है, ये मिसलेनियस से रिलेटेड है, 474 से लेकर के 484 तक चलता है। ये विविध अपराध प्रकीर्णन से संबंधित है, जैसे कि उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण, सेना न्यायालय द्वारा विचारणी, प्रारूप, इन सब की बात करता है। दूसरी चीज, हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 में हम लोगों ने बोला था आईपीसी के अंतर्गत अपराध, और उसके अदर जो चीजें हैं वो आपकी सेकेंड शेड्यूल में थी। सेकेंड शेड्यूल में इससे साथ साथ कुछ चीजें और होती हैं जो कि आपके होती हैं प्रारूप। कौन सी चीजें होती हैं? फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स कौन से होते हैं? जैसे प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अधीन कई फॉर्म्स जारी किए जाते हैं। सम्मन जारी करना, वारंट इशू करना, ठीक है, सम्मन जारी करना, वारंट इशू करना, बेल, एफआईआर, चार्जशीट। क्लियर। जो भी चीजें इशू होंगी उन सबका एक फॉर्म होता है, और सीआरपीसी के अंतर्गत सेकेंड शेड्यूल में 56 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 56 फॉर्म है। तो प्रथम अनुसूची में आईपीसी के अंतर्गत जो दंड है और जो सेकेंड अनुसूची है उसके अंतर्गत सीआरपीसी में जो फॉर्म है उन फॉर्म की संख्या है 56। क्लियर। यहां पर आपका सीआरपीसी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अलग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। और हम लोगों ने जैसे पहले भी बोला था, अगर कोई स्पेशल टॉपिक की कोई डिमांड या समझने में कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हो तो उसके लिए आप मैसेज करें, कमेंट करें,
उस कमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें, घर से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और प्रॉपर तैयारी करें।